मोदी साहब की 2003 की बात है। एक ही साल हुआ था चीफ मिनिस्टर को, कोई नोन भी नहीं थे, लेकिन मैंने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जो पकड़ देखी है वहां, जब वो वेम्बली में उतरे ने तो ऐसा लगता था कि माइकल जैक्सन उतरा है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर और नंबर लिखा, बोले मोदी का नंबर है, वोट मत दो मेरे को, चीफ मिनिस्टर तो तुम्हारा भी हो, तो अपना काम तो करवाओ यार मुझसे। बोले 24/7 मोदी इज अवेलेबल फॉर यू, ये नंबर है। आफ्टर दिस इज देयर एनीथिंग रिमेन फॉर मी टू बी हिज ओपोनेंट और टू फाइट विद हिम? Now, what do you mean by political decimation? पॉलिटिकली मतलब क्या कि तुम हो काउंसिल में, असेंबली में या पार्लियामेंट में, हो कहीं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कितना है? अभी जो पार्लियामेंट खत्म हुई उसमें मुस्लिम्स हुए 21, उससे पहले जो खत्म हुई थी उसमें 25, उससे पहले 29। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी हैज नॉट गिवन टिकट टू अ सिंगल मुस्लिम सिंस 89। माय मैसेज टू द मुस्लिम कम्युनिटी इज दैट डोंट बिकम पॉलिटिकल फुटबॉल फॉर एनीबडी, डोंट मेक इश्यूज, there are enough people to hijack your issues and we have seen what happened in Shaheen Bagh. You were there, कंधा आपका, लोगों ने अपना काम किया, तुम्हारे लोग जेल में हैं, और आज जो जेल में उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। In 2013, the Times of India described Zafar Sareshwala to be the Muslim batting for Modi. ये उनकी हेडलाइन थी। लेकिन आप हमेशा मोदी जी के लिए बैट नहीं करते थे, आप एक जमाने में उनके बहुत बड़े क्रिटिक भी थे। तो 2024 में जफर सरेशवाला से मैं पूछना चाहूंगी, टुडे does Zafar Sareshwala identify himself as the Muslim batting for Prime Minister Modi, a critic or none of the above? नहीं, सी बरखा, मेरा एक एक्सियम है तब से, जो 2002 में, हाँ बिल्कुल, जो लड़ाई हमने मोदी साहब से लड़ी है शायद ही कोई ख्वाब देख सकता है। हम तो लड़ी लड़ाई, और हमने जो लड़ाई लड़ी ने किसी के पैसों से नहीं लड़ी थी, अपने पैसों से लड़े थे हम लोग। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए थे। शेरी बूथ आप जानते हैं कौन है? टोनी ब्लेयर्स वाइफ, बट लॉयर इन हर ओन राइट। बिल्कुल, उनको हमने हायर किया था। मैं अमेरिका गया, कॉलिन पॉवेल साहब को मेरी हैंड डिलीवर्ड पिटीशन थी मोदी साहब के वीजा की रिजेक्ट करने की। एक मिनट, जो आपने अभी बोला है बहुत लोग नहीं जानते, तो इट बेयर्स अ लिटिल बिट ऑफ फोकस। आप कह रहे हैं बिफोर यू बिकेम अ मोदी कॉन्फिडेंट, आपका जो क्रिटिसिज्म था वो इस हद तक था दैट यू वांटेड टू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यू वेंट एंड मेट कॉलिन पावेल, यू वांटेड द वीजा दैट अमेरिका एक्चुअली डिनाइड मिस्टर मोदी व्हेन ही वाज गुजरात चीफ मिनिस्टर। इसमें आपका हाथ है। वही मेरी जो पिटीशन थी ना, अमेरिका में भी ब्यूरोक्रेसी है ना, वही आगे जाके लॉ बन गई जी। वो जो पिटीशन थी दैट वाज द ट्रिगर, वहां से शुरू हुआ। तो वो इंसान मोदी जी का कॉन्फिडेंट कैसे बन गया? देखिए, एक बात समझ लेना कि मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं थी कभी भी, राइट। यानी मुझे कोई मोदी, मैं तो जानता भी नहीं था कौन है भाई। मेरा जो था, क्योंकि हम लोग गुजरात एक राइट प्रॉन, आप जानते हैं कि 69, 85, 87, 90, 92, 2002, और हमने देखा था कि कभी भी गुजरात में राइट के कोई विक्टिम को कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था, लेकिन जो परपेट्रेटर होते थे क्राइम के, यानी 2002 और 69 के राइट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। One on the Congress watch, the other on the BJP watch, yeah. जो डिस्ट्रक्शन हुआ है मुसलमानों का, तो वो कोई 2002 में बहुत ज्यादा हुआ था, पहले कम था। तो हमेशा, और मैं ये जो कहते हैं ना स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो मैं आपको 92 का तो मैं खुद आपको बताता हूं कि हमारी फैक्ट्री से मुझे याद है कि उस वक्त गुजरात में भी कांग्रेस की हुकूमत थी, उधर भी कांग्रेस की हुकूमत थी, और सीडी पटेल साहब इज डाइड, वो होम मिनिस्टर थे। हमारे दरबान का जो सिक्योरिटी वाले का फोन आया कि सर आप कुछ भी करो, मॉब जो है वो 1 किलोमीटर करीब है। मैं डायरेक्ट सीडी पटेल साहब से बात कर रहा हूं, होम मिनिस्टर, कि सर आप प्लीज पुलिस भेजिए। बार बार फोन कर रहा हूं, पुलिस बिल्कुल नहीं आई जी। होम मिनिस्टर से बात कर रहा हूं, और हमारी फैक्ट्री लूटी, 3 दिन तक लूटी। ये पुरानी बात है। हाँ, ये पुरानी बात है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि राइट में कोई सेम है, हर राइट सेम था बिल्कुल, बस इतना था कि ये बीजेपी के उसमें हुआ, वो कांग्रेस में होता था। सो हाउ डू यू गो
from becoming a fierce critic of the Prime Minister, who was then the Chief Minister of Gujarat, to being known, as I said, as one of his biggest advocates. वो जो पहली मुलाकात थी मोदी जी के साथ, because I know, I've read कि आप तो लंदन चले गए थे. You had left India, you were going to set up your base in London. And उसके बाद क्या हुआ वो आप बताइए. सी वही कि जाति वो नहीं था, मेरा ये था कि यार द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस. दैट वाज माय होल एम. और किसको लाए जी? तो भाई जो नंबर 1 है, भाई चीफ मिनिस्टर की वॉच में हुआ है, तो भाई चीफ मिनिस्टर को हमको लाना चाहिए. तो वो हमारा मकसद था. लेकिन क्या हुआ कि हमने जो लड़ाई बड़ी जबरदस्त लड़ी, उनके खिलाफ हमने बड़े वहां पर लंदन में हमने बड़े प्रोग्राम किए, इंडियन एम्बेसी के खिलाफ सामने खड़े रह के किए. बल्कि मैं बाद में मुझे पता चला कि यार मैं बिजनेसमैन हूं कि एक्टिविस्ट हूं. लंदन हाई कमिश्नर के सामने जब एक बार अडवाणी साहब आए थे तो उनके खिलाफ भी हमने बड़ा जबरदस्त वो किया था. I mean, to the people who call you a सरकारी मुसलमान today, they would not remember all this. सरकारी मुसलमान नहीं बोलते हैं ना लोग, आपको बोलते होंगे. बोलते होंगे बेचारे, उनको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं. वो किया फिर. और हमारे लिए आसान इसलिए हुआ था ये सब करना कि हमारे जो मेंटोर थे वहां उस जमाने में इंग्लैंड में, वो लॉर्ड आदम पटेल थे. वो अभी 2019 में ही डाइड. And you took him to meet Mr. Modi later. बिल्कुल. देखिए वही इसलिए मैं बता रहा हूं कि समझ कहां से आती है. वो लॉर्ड आदम पटेल जैक स्ट्रॉ के खास दोस्त थे. जैक स्ट्रॉ उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर भी थे, बाद में होम मिनिस्टर भी थे. तो उसकी वजह से हमको ये एक्सेस मिला था वहां जी. और लड़ाई लड़ रहे थे, सब कुछ चल रहा था. लेकिन जब राइट खत्म हो गया उसके बाद आप जानती हैं कि 2/3 मेजोरिटी से मोदी साहब जीत के आ गए. और यू हैव कवर्ड राइट्स. राइट इतना खतरनाक नहीं होता उस वक्त. तो ठीक है भाई, 200 मुसलमान मर गए, 300 दुकानें जल गई, ठीक है, कम से कम कुछ नहीं मिलता तो सुर्खी में भी रहता है आदमी. लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है बरखा कि राइट में कुछ भी नहीं हुआ, उसको वो बर्बाद हो जाता है. जैसे एक रिक्शा वाला है, उसकी ना रिक्शा जली है ना घर में कुछ हुआ है, लेकिन कर्फ्यू है 200 दिन का. सो इकोनॉमिक लाइवलीहुड, इकोनॉमिक लाइवलीहुड में जो तबाह होता है ना, जो हमारी निगाह में तो वो विक्टिम में नहीं है जी. लेकिन तो उसमें क्या हुआ यहां कि पहले जितने राइट होते थे वो कांग्रेस की हुकूमत में होते थे. हुए थे, कांग्रेस की हुकूमत थी इधर भी उधर भी, दिल्ली में भी. तो भाई आफ्टर मथ ऑफ राइट मतलब मुसलमानों का भाई रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी स्कूल है, हॉस्पिटल है, बिजनेसेस हैं, कंपनसेशन है, मतलब 50 चीजें होती हैं. तो आप बगैर गवर्नमेंट के तो कर नहीं सकते. तो पहले कोई मुसलमान एमपी होता था, मिनिस्टर होता था, या कुछ ना कुछ वर्कर होता था. ये पहली बार ऐसा हुआ कि गुजरात में एक मुसलमान ऐसा नहीं था जिसकी रसाई गांधीनगर में हो. So no access to government. नो एक्सेस, क्योंकि ना मुसलमान एमपी है, ना मुसलमान एमएलए, ना मिनिस्टर है, ना बीजेपी पार्टी में कोई मुसलमान है. तो जब ये पता चला यानी 2003 जून में वहां के लोगों को कि भाई मोदी साहब इंग्लैंड जा रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात की समिट के लिए, जो पहली समिट वो करने वाले थे, तो मुझे अहमदाबाद से फोन आने लगे लोगों के, जो समझदार पढ़े लिखे लोगों के, जो जानते हैं कि मैं लड़ाई भी लड़ रहा हूं. मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. यस, कि यार जफर भाई ये मोदी साहब आ रहे हैं वहां, तुम कुछ भी करो और इनसे मिलो. तो मैंने कहा यार मैं कैसे मिल सकता हूं, वो मुझसे क्यों मिलेंगे, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूं. तो और लोगों के आए बहुत सारे, जब फोन आने लगे तो मुझे लगा कि बोले जफर भाई तुम नहीं जानते हालात. अच्छा, मैं वहां जा नहीं सकता था क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी थी मैं पर्सोना नॉन ग्रेटा था. तो एक तो मैं तो मुसीबत में है कि इंग्लैंड में, और वहां मैं जा नहीं सकता हूं. तो हमारे इधर जो मेंटोर थे एंटी मोदी ब्रिगेड के, वो महेश भट्ट साहब थे, मशहूर जो हमारे फिल्म मेकर हैं जी. तो मैंने भट्ट साहब को फोन किया. और देखिए भट्ट साहब में एक ईमानदारी है. मैंने कहा यार भट्ट साहब ये लोगों के, अच्छा वो बल्कि लोग बहुत अलमबरदारी करते हैं ना मुसलमानों की, बोलना सो जाओ. अगर राइट में कौन लोग आए मालूम है मुसलमानों के लिए? सिर्फ 4 लोग आए थे सबसे तीसरे ही दिन. महेश भट्ट, मजीद मेमन, राज बब्बर एंड अमर सिंह. जो राइट, ये 4 लोग तीसरे दिन पहुंच गए थे. वरना कोई ये सब अभी जो ले रहे हैं ना मुसलमानों की जो अपना बना के, ये कोई नहीं आया था, ये आए थे. तो भट्ट साहब ने देखा था हमारा पूरा डिस्ट्रक्शन, घर जला हुआ था, तो वो उन्होंने ही टुक दैट लीड. तो मैंने भट्ट साहब को फोन किया कि यार ये लोग बोल रहे हैं भट्ट साहब कि मोदी जी से मिलिए आप, तो क्या करना चाहिए, मिलूं? तो देखिए भट्ट साहब ने बड़ी ईमानदारी की बात की मुझे. ही सेड
see, you and we have nothing personally against Modi. We are fighting for a cause or for an issue. And we don't believe that he is responsible for doing all that. But yes, the buck stops. That's why we are fighting against him. तो भट्ट साहब ने बोला कि देखो, whatever you are doing now, उसमें भी एक स्टेज तो आएगा ही कि you'll have to sit down and talk with Mr. Modi. So, okay, there's no harm in exercising that option now. So I don't think there's anything wrong. You should meet him. So I said, okay. Then I had two Islamic scholars who were very known to me in England. Old Deobandi, alim, and they knew about the whole situation. Modi, Gujarat, riots, everything. They were aware of it. So I asked one Maulana Yaqub Qasmi, very renowned scholar. I mean, I've never seen a scholar of his stature in my entire life. I asked Maulana के मौलाना ये है और ये लोगों की राय आ रही कि मोदी, आप मुझे, I don't want Muslim advice. I want Islamic advice. What Quran and the life of the Prophet says, this is the situation, what we should do. Should I meet Modi or not? He quoted 9 verses of Quran and he said, you should. Quran says you should sit down and talk with him because ultimately he is the chief minister and the buck stops with him. So that gave me strength. Now after that, and already this murmuring went within, already I had become sold out, Barkha. अच्छा. This is very standard. The moment you engage, you are sold out, big guy, apna, all that. I had already started. But I felt strongly that this is the only way forward. And not only here. In those days, this Israel and this Intifada was also going on. Even for that also, I thought that for the Palestinians also, this is the way forward. You cannot fight endlessly. फिर क्या हुआ? तो आए तो भट्ट साहब को मैंने फोन किया कि यार भट्ट साहब, who'll build the cat? मोदी साहब तक पहुंचना कैसे? तो बोलता हाँ, ये $1 million क्वेश्चन है. फिर 2-3 दिन के बाद ही कॉल्ड मी, सेड मेरे दोस्त हैं रजत शर्मा और रजत शर्मा के दोस्त है मोदी, तो मैं रजत से बात करता हूँ जी. फिर 4-5 दिन के बाद बोला कि हाँ, रजत ने बोला कि ठीक है जफर, मतलब मैं कभी उनसे मिला नहीं था बट ही न्यू, मतलब नोन था ना एंटी मोदी की उसमें. तो बोले उसको कहो कि मेल लिखे. तो मैंने एक मोदी साहब को एक पहला रिक्वेस्ट मेल लिखा और उसमें मैंने यही लिखा था कि ठीक है, जो हमने किया है वो अपनी जगह पर है. You didn't take it back. No, लेकिन आप हमारे भी चीफ मिनिस्टर हैं और हम आपसे नहीं बात करें तो किससे बात करेंगे, क्योंकि आप जीत के आए हो जी. तो हम चाहते हैं आपके साथ बात करना, यही जी. तो ये मेल गया, फिर बैक एंड फोर्थ, और बाद में मुझे पता चला, बाद में जो हमारे गुजरात के चीफ सेक्रेटरी बने तो कहते थे कि मोदी साहब को एक एडवाइस मैं भी देने वाला था कि मत मिलना, ये बहुत डेंजरस आदमी. एनीवे, बट इसमें देखिए, यहां मैंने एक मोदी साहब की जो सियासत में जो देखा कि वो अपनी सोचते हैं. हालांकि उनको सारे लोगों ने एडवाइस ये दी कि मत मिलो, बट ही टुक अ कॉल दैट नो, आई विल मीट हिम. In spite of all that. After the email that you wrote. Yeah. After that, he must have discussed and all that. So it was decided, okay, we should meet. And last में जब तय हुआ कि yes, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए. तो मैंने कहा नहीं, हम आपसे तन्हाई में मिलना चाहते हैं. मतलब कोई प्रोग्राम में नहीं, उनके बड़े प्रोग्राम थे. मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ बरखा के, ये मोदी साहब की 2003 की बात है. एक ही साल हुआ था चीफ मिनिस्टर को, कोई नोन भी नहीं थे. लेकिन मैंने उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जो पकड़ देखी है, वहां जब वो वेम्बली में उतरे ने तो ऐसा लगता था कि माइकल जैक्सन उतरा है यार. तो पीपल वेर फ्रेंजी. और वाइब्रेंट गुजरात के लिए आए थे समिट, तो इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, चीफ मिनिस्टर भी है गुजरात के. लेकिन यू टेल मी विच इंडस्ट्रियलिस्ट वाज नॉट विथ हिम? एवरीबडी. मैं नाम नहीं लेना चाहता. So now we are in 2003 and you as a critic or an erstwhile critic, a former critic. Why? See, why I changed? Because you felt हमारी नहीं, पहला उनको सवाल पूछा हमने. नहीं, पहले वो मुलाकात कहाँ हुई? We met in St. James Court. In London. In London. And what happened exactly? वहां जैसे हम लोग पहुंचे तो 5th फ्लोर पे, अच्छा हमारे पहले ही उन्होंने वाइब्रेंट का वो दिया था प्रेजेंटेशन इंडस्ट्रीज के सामने. आई कैन टेल यू बरखा, मैं रहा हूं, गवर्नमेंट से मिला हूं, मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं देखा था जो उन्होंने हमारे मिलने से पहले वो इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने उन्होंने जो गुजरात को एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जो उन्होंने प्रेजेंट किया था, इट वाज क्लास. मतलब
उसके बाद हमारा टाइम था 5 बजे, मुझे अभी तक याद है 17 अगस्त 2003 5 बजे। तो सेंट जेम्स कोर्ट में हम लोग जब जैसे लिफ्ट में पहुंचे तो बाहर मोदी साहब खड़े थे लिफ्ट के बाहर और बोला मेरे को गले मिलाए although you were the person who wanted his visa cancelled and you wanted to take him to international court of justice। और मेरे गले में हाथ डाला और बोलता है क्या आया, चल हमारे गुजराती में चल क्या गुजराती में बताइए ना, क्या चल क्या करता है, लड़ता है, चल चल यूं करके ले गए। और मुझे अपने स्वीट था उसमें जो वो झूला होता, वो एक स्विंग था, उसमें मेरे को अपने साथ बिठाया। बोले चलो बोलो क्या है। तो मैंने कहा कि सर मैं बात करने से पहले मेरे 2 सवाल हैं। फर्स्ट, हाउ मच टाइम यू हैव फॉर अस। ही सेड जब तक तुम्हारी बात खत्म नहीं हो जावे तब तक। ओके। सेकंड सवाल मेरा ये था कि सर यू आर टॉकिंग, मालूम है ना आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी बोलते हैं, उस जमाने में 5 करोड़ गुजराती, मोदी का स्टैंडर्ड था, मेरे 5 करोड़ गुजराती। तो मैं बोला सर आप जो 5 करोड़ गुजराती की जो बात करते हो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख है या नहीं है। इमीडिएटली विदाउट बैटिंग एन आईलिड ही सेड बिल्कुल तुम मेरे हो। और ही वेंट ऑन, मैं ये करूंगा, ये कर रहा हूं, ये क्या है। तो फिर हमारी जो उनके साथ, अच्छा मैं वो मौलाना को भी लेके गया था। अच्छा। मौलाना ईसा मंसूरी जो एडवाइस दे रहे थे ना कि मिलना चाहिए, तो मैं बोला यार एडवाइस देना बहुत अच्छा है लेकिन अब साथ में भी तुम चलो। तो ही वाज आल्सो देयर। अच्छा मैं तो फिर भी मोदी साहब, मालूम है ना गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, मेरा घर भी है भाई, मुझे तो वापस जाना है, तो मैं थोड़ा एहतियात करके बात करता था। मौलाना ईसा मंसूरी तो खुल के बार, बल्कि रजत शर्मा मेरे को अभी भी बोलते थे, बोले यार मौलाना ईसा मंसूरी ने 45 मिनट, रजत भी वहीं थे, रजत शर्मा भी थे बिल्कुल। अच्छा। चश्मदीद गवाह हैं। रजत शर्मा ने बोला कि यार मौलाना ईसा मंसूरी ने तो मोदी की क्लास लगाई, लेकिन बड़ी बात क्या है पता है, नॉर्मली हम तो बहुत बार मिले, कोई चीफ मिनिस्टर टाइम देता है मुसलमानों को, बोलता है ना ठीक है मेमोरेंडम वहां रख दो, टाइम देता है। मोदी साहब मौलाना ईसा मंसूरी की बात 45 मिनट तक सुनते रहे। फिर मतलब हमने सब बोला भाई तुमने ये किया, तो मोदी साहब उसका जवाब देते रहे, ये गलत है मीडिया की तरफ से, ये है फलाना, ऑल दैट हैपेंड। एट द एंड ही सेड, अच्छा इन बिटवीन वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री, ही सेड, क्योंकि जाहिर है ना यार आए गुजरात के मिलने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, अब हमारे को ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया था। तो मोदी साहब ने उसको बोला नहीं भाई अब जाओ भाई આપણે કાલે જઈશું, એને હમણાં તો આ લોકોની સાથે છીએ, કાલે જઈશું। लास्ट में बोला अच्छा चलो अभी बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। हाँ, फिर एक स्टेज पे आया, मैंने बोला कि सर आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया अभी। मैंने कहा मैंने देखा वर्ल्ड क्लास, मतलब मैंने आज तक मैं नहीं समझता हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट को इस तरह से प्रेजेंट कर सकता हो जो आपने किया। तो क्या सर ये गोरे इसीलिए इन्वेस्ट करेंगे गुजरात में कि आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं, आपके पास पावर बहुत सरप्लस है और आप ये करने वाले हैं। तो इट वाज ओवरलुकिंग हाइड पार्क, यू नो दैट फ्रेंच विंडो थी बड़ी। तो मोदी साहब ने कहा नहीं, अरे जैसे लंदन में है ना सुकून, पीस, वहां मैंने कहा कि सर कैन देयर बी पीस विदाउट जस्टिस। जो गुजरात में हुआ है, मैंने कहा सर मैं ये नहीं बोलता मुसलमान हिंदू, लेकिन जो भी हुआ है क्या इंसाफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ही सेड दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। मैं वादा करता हूं इंसाफ भी होगा, और एक और वादा मोदी करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। एंड बरखा, टू बी फेयर टू हिम, मैंने कभी भी राइट में किसी हिंदू का कन्विक्शन, तो बहुत दूर की बात है, एफआईआर नहीं फटी थी। गुजरात पोस्ट 2002 465 हिंदूज वेर गिवन, अलग अलग, बिल्किस बानो व्हाटएवर, जो किसकी भी मेहनत, ये भी लोअर कोर्ट ने भी दी। 450 से ज्यादा हिंदुओं को जेल हुई। दूसरा, उसके बाद कभी नहीं हुआ। आपने बिल्किस बानो का रेफरेंस दिया, तो अभी हाल में ही वी सॉ द रेपिस्ट्स, द कन्विक्टेड रेपिस्ट वॉक आउट टू गार्लैंड्स एंड मिठाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस भेज दिया, वो अलग बात है। तो यू नो, what did you think? Because you know we were the ones who gave first sanctuary to Bilkis Bano and her husband. When people are asking questions to me, I tell them don't be holier than thou. My family is the one who took care of victims. Bilkis Bano ka initially 2003 mein my brother and they were looking after them. Not only Bilkis Bano, if you remember, there was one girl called
दैट बेस्ट बेकरी का था ना, क्या नाम वो लड़की का जो बेचारी 18-19 साल की थी, नाम भूल गया। हाँ नाम मैं भूल गया, बेस्ट बेकरी का जो किस्सा ऑलमोस्ट सिमिलर था, उसको हमने पनाह दी थी। उसके अलावा जो रिफ्यूजी कैंप चली तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट था। वो लोगों को दोबारा मुसलमान जो वापस उनको घर पे भेजना, उनका वो करना, वो सब हम लोग तो थे। फिर भी मेरे लिए एक वो था कि एटलीस्ट वो जो भी है वो रेपिस्ट जेल में तो गए। So he told you कि this will never happen again. इट विल नेवर हैपन। तो ये लास्ट में ये हुआ जो चेंज होने की वजह हुई, उन्होंने बोला कि तो ये, और दूसरा फिर लास्ट में उन्होंने ये पूछा कि चलो एक बात बताओ, अभी क्या प्रॉब्लम है, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम। कोई मुसलमानों की, स्पेसिफिकली सेड, कोई मुसलमानों की जमीन है हिंदुओं के कब्जे में, मस्जिद है हिंदुओं के कब्जे में, दरगाह है हिंदुओं के कब्जे में, फिर कॉम्पनसेशन का मसला है। तो मैंने कहा सर हम तो ऐसे ही आए थे, हमको तो मालूम ही नहीं कि आप 5 मिनट दोगे 10 मिनट दोगे, हम तो ऐसे ही आ गए थे। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर और नंबर लिखा, बोले मोदी का नंबर है, वोट मत दो मेरे को, चीफ मिनिस्टर तो तुम्हारा भी हो, तो अपना काम तो करवाओ यार मुझसे। बोले 24/7 मोदी इज अवेलेबल फॉर यू, ये नंबर है। अब बरखा यू टेल मी, आफ्टर दिस इज देयर एनीथिंग रिमेन फॉर मी टू बी हिज ओपोनेंट और टू फाइट विद हिम? He listened to us. He is ready to solve what problems. आओ तो सही लेके, दूसरा मैं इंसाफ करूंगा, दोबारा नहीं होगा, और what else you want? And he told you आप उस समय लंदन में घर बसाने वाले थे। बिल्कुल, मैं तो वही था। मैं बल्कि आई एम रेसिपिएंट, एक अगर आपको याद हो 99 में यूके गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसको बोलते हैं हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम। जी जी, मतलब ऐसा स्किल आपके पास हो जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं उसका पहला रेसिपिएंट हूं, उसमें मैं गया था इंग्लैंड में। And he persuaded you to come back. 2000 बाद में बोला यार तुम आ जाओ, तुम्हारी जरूरत यहाँ है, तो 2005 में फिर। So today, how would you describe yourself? In 2014, okay. In 2002, Zafar Sareshwala was a Modi critic. In 2013, Zafar Sareshwala was a Modi supporter. In 2024, Zafar Sareshwala is still a supporter of Prime Minister? See, I'll tell you what. मेरा मुसलमानों को ये कहना है। सुनो। See, I feel कि Muslims decimation politically is complete. There's no मतलब अब। Why do you say that? Because you tell me डेसिमेशन यानी क्या होता है कि मुसलमान का काम अब क्या रह गया मालूम है? सिर्फ वोट देना। वोट मांगने में तो मुसलमान आएगा ही नहीं अब। No, what do you mean by political decimation? Please explain. अब आप देखिए ना, और ये आजकल नहीं हुआ है, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम। But what do you mean by it? आपका मीनिंग क्या है? मुसलमान पॉलिटिकली मतलब क्या कि तुम हो काउंसिल में, असेंबली में या पार्लियामेंट में, हो कहीं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कितना है? अभी जो पार्लियामेंट खत्म हुई उसमें मुस्लिम्स हुए 21, उससे पहले जो खत्म हुई थी उसमें 25, उससे पहले 29। तो आप देखें ना, सीरीज खत्म होती चली जा रही है। और बीजेपी की तो अभी बात ही नहीं करते अपने, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट बीजेपी। जिन लोगों को मुसलमानों का 85 से 90% वोट मिलता है, वो भी मुसलमानों को क्या बोलते हैं? हमको तुम नहीं चाहिए, तुम्हारे वोट दे दो हमको। अभी आप देखो ना, लिस्ट आ रहे हैं ना दूसरी पार्टियों के, 2.5-3% से ज्यादा कोई भी मुसलमान को टिकट नहीं देता। अब आप बताइए कि मुसलमान ना असेंबली में जाएगा, ना मुसलमान काउंसिल में जाएगा, ना पार्लियामेंट में जाएगा, तो सियासत कौन सी करेगा? मतलब तुम खाली वोट दो बस। तो डेसिमेशन मुसलमान का कंप्लीट है। यह बात मुझे तब से लग गई थी, सालों से, और मैं समझता था। और हां, मुझे एक बात जो मुसलमानों की एक बात यह समझ में आई, इनफैक्ट हाउ आई रीच्ड कॉलिन पॉवेल। मेरे फादर के एक दोस्त की बीवी थी मिसेस कीकी मुंशी, शी वाज इन द यूएस फॉरेन सर्विसेज। वो किसी जमाने में 99-2000 में शी वाज चीफ ऑफ USIS आल्सो हियर इन दिल्ली, एंड शी वाज लास्ट में 2002 में शी वाज एम्बेसडर ऑफ US टू रोमानिया। तो मेरी उनसे बात होती रहती थी, और ये हुआ था जो 2002 के राइट्स का। तो मैंने कीकी आंटी को एक दिन फोन किया कि कीकी आंटी 2000 मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड। शी न्यू एवरीथिंग, मतलब बिकॉज अहमदाबाद में किसी जमाने में रही थी वो। और यूएस गवर्नमेंट खामोश है। यूएस गवर्नमेंट हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड अगेंस्ट और इवन एज सिंपैथी आल्सो फॉर व्हाट हैड हैपेंड। सो आई सेड, व्हाई, हाउ इज दिस डबल स्टैंडर्ड? यू नो, शी सेड टू मी वन थिंग. शी सेड, look Zafar, US foreign policy is reflection of local requirement, domestic requirement. Do you look back and regret, just one question, campaigning against a visa for Mr. Modi? Because even Modi critics
a lot of Modi critics said कि लड़ाई हमारी अपनी है, हमारे देश के अंदर है, इस लड़ाई को अमेरिका का, इट्स एक्चुअली नन ऑफ अमेरिकाज बिजनेस। ये भी एक सोच तब थी और अब भी कुछ इश्यूज पे है। डू यू रिग्रेट योर पोजीशन? बिल्कुल, बल्कि मुझे याद है कि उसके बाद वो एक बोलते ना, वो इन द स्पोर ऑफ द मोमेंट में, और वो किकी आंटी ने मुझे उस पे लेके गए। तो वो जो मुझे कहना है उनकी बात, I'll come to that again. She said, look, domestic, and she said, you are saying Muslims in US are 12 million. Jews are only 7 million. One Jew dies in Israel and and thousands of Muslims are killed, and America doesn't happen. Because Muslims in America are irrelevant as far as the political system is concerned. Politically Yes. irrelevant. So, unless you don't create your relevance, and that stuck to me, that मुसलमान धीमे धीमे अपनी रेलेवेंस खो रहा है। यू आर इरेलेवेंट। अब यह हो गया ना कि भाई तुम्हारा काम है वोट देना, तो मुझे तब एक बात लगी कि हाँ, इस रास्ते से तो मुसलमान की रेलेवेंस कभी नहीं आ सकती। When you say political decimation, you mean political representation. अभी शुरू कहां से, मतलब इसका मतलब तुमको बोल दिया भाई तुम वहां रहो बस, है ना, मतलब तुम सिस्टम में तो आओगे ही नहीं। अभी आप देखो ना, समाजवादी पार्टी फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम यादव, वहां बिहार में मुस्लिम यादव, और वो टिकट देने में मुसलमानों को काट देते। पहले तो वोट मुसलमान का लेने का, और रिप्रेजेंटेशन किसका, और मुसलमान को क्या मिलता है। अब देखो ना, इतने सालों से वक्फ बोर्ड, हज कमेटी एंड कब्रिस्तान की मिनिस्ट्री, अब ये तो बीजेपी बगैर कुछ भी देती है। तो मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों का वहां से तो पत्ता कट गया, अभी भी एक रास्ता बाकी है, और वो मैं इसलिए कहता हूं कि एजुकेशन के रास्ते से, जिस तरह से यहूदियों ने, ज्यूज ने अपनी रेलेवेंस क्यों बनाई। भाई क्या खूबी, यू हैव बीन टू यूएस, मैं भी रहा हूं, अमेरिका में रहा हूं, यूरोप में रहा हूं, इंग्लैंड में, मैंने एक बात देखी उनके अंदर कि वो रेलेवेंट क्यों है। कौन सी फील्ड ऐसी है कि जिसमें आपको ज्यू नहीं मिलेगा, उसे मेहनत की है और अपने आप को रेलेवेंट बनाया। तो मैं समझता हूं मुसलमान का भी रेलेवेंस इस, फ्रॉम शाहरुख खान टू सरफराज, फ्रॉम सिनेमा टू क्रिकेट to the Indian Army, in every field I can think of an Indian Muslim. Abdul Kalam, I can think from science, cinema, cricket, the military, academia, मुझे हर प्रोफेशन में मैं आपको एक इंडियन मुस्लिम आइकॉन का नाम दे सकती हूँ। तो आप क्यों कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी हैज नॉट मेड इट सेल्फ रेलेवेंट? क्यों कहते हैं? पॉलिटिकली एक्सप्लेन दैट। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है, अब जो भी बोलोगे, मैं आपको गुजरात की एग्जांपल देता हूं। गुजरात में टिल 86 आई रिमेंबर, मैं तो यूनिवर्सिटी में तब था, लेकिन इतना सियासत का अंदाज था कि 18-19 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे, ठीक है, और कम से कम 2 MP 3 MP होते थे, लोकसभा में 1-2 होते थे और राज्यसभा में होते थे, ठीक है। अभी बीजेपी की ना मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो कांग्रेस पार्टी जो 19 या 20 मुसलमानों को टिकट देती थी, उसने कम करते करते, मालूम है अभी लास्ट जो इलेक्शन हुआ, सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दी थी। बीजेपी 1 भी नहीं देती, तुम 2 देते हो। एंड यू नो, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी हैज नॉट गिवन टिकट टू अ सिंगल मुस्लिम सिंस 89 से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। टू कंटेस्ट, टू रन फॉर लोकसभा। हाँ, वही तो आप मुझे बताइए कि 2 मुसलमान। Are you sure about this? बिल्कुल, यू कैन काउंट ऑन। अहमद पटेल वाज लास्ट। अहमद पटेल, वो एक इमरान, क्या नाम था उनका, मसूद या क्या नाम था? वो इमरान मसूद तो सहारनपुर का है। हाँ। एहसान जाफरी 78 में मिली थी उनको, और 81 में, बस 89 से किसी मुसलमान को, 89 के बाद से, 89 में लास्ट अहमद पटेल को अकेलों को दी थी लोकसभा। ये एमएलए 19-20 मुसलमान जीत के आते थे, 17-18 होते थे। अब उन्होंने 2 कर दिए। कितने लास्ट इलेक्शन में 2, उससे पहले के इलेक्शन में 3। तो आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल डेसिमेशन नहीं है तो क्या है? ये तो यहां का है, गुजरात। टेक यूपी। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट गुजरात, नॉट अबाउट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी तो यही आपने कहा 89 से, जस्ट क्लैरिफाई दिस पॉइंट। 89 में पार्लियामेंट की सीट, लोकसभा, ऑफर फ्रॉम गुजरात। हाँ, ओके, मैं वही बोलना चाहता हूं। एंड नाउ यू एक्सट्रापोलेट एवरीवेयर। टेक महाराष्ट्र के इलेक्शन में ये जो पार्टियां सो कॉल्ड सेक्युलर, एक आध मुसलमान को देगी, तो मतलब होगा क्या मालूम है कि यू हैव रबर स्टैम्प मुस्लिम्स, लाइक सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आजाद, जो रबर स्टैंप है, वो अपने लिए है,
मैं इनको कभी भी मुसलमानों का कुछ समझता ही नहीं हूं, वो अपने लिए हैं, तो वो रहेंगे एक दो, बोलते हैं ना हर पार्टी में एक अमर सिंह होता है ना, तो ऐसे एक समाजवादी पार्टी का आजम खान, उधर वो बीएसपी का वो कोई सिद्दीकी कौन था वो एक थे जो बाद में कांग्रेस में आए, तो हर पार्टी का एक रबर स्टैंप है बस। तो मैं बोलता हूं नहीं चाहिए, ले जाओ ये भी। और मुसलमान जो है वो अब उसको दूसरे रास्ते से आपने सारी पार्टीज नेम की, बीजेपी, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी में आज के दिन देयर इज नो, पता नहीं क्या होगा इन दीज इलेक्शंस एट द एंड ऑफ 2024, बट by the time the 2019 Lok Sabha ended, there was not a single Muslim member of parliament in Lok Sabha. I take your point कि बाकी पार्टीज टोकनिज्म कर रही हैं, that is your argument. नहीं सुने, बहुत फर्क है। बाकी वो पार्टियां हैं जो 85% वोट लेके जाती है मेरा, यार कमाल है, वोट मेरे लेके जाते हो और देने के टाइम पर मुझे साइड में रखते हो। बीजेपी, आई टेल यू नाउ वन मोर थिंग, वन वेरी सीनियर बीजेपी लीडर, द टॉप मोस्ट, he told me once around 2014, two things he told me. He said, जफर भाई, ये मैंने उनके सामने बात रखी, तो उन्होंने बोला कि यार बीजेपी से तो मैं जो टिकट दूंगा तो बीजेपी का जो मेंबर है मुसलमान उसको ही दूंगा। बोले मुझे एक काम करो, तुम बीजेपी में जो मुसलमान है उसमें 2 मुसलमान बता दो और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बता दो जहां बीजेपी का मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है। बोला अभी देता हूं मैं। देन ही सेड, बोले प्रॉब्लम क्या है मालूम है मुसलमानों का, कि जो सेक्युलर पार्टियां हैं, जो सो कॉल्ड कांग्रेस एंड ऑल ऑफ देम, ये तुम्हारा काम कभी भी नहीं करेंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान जाएगा कहां, आना तो हमको ही है वोट देने के लिए। और ये बात तो क्या, मैंने एक बहुत बड़े सेक्युलर लीडर को जब मुसलमानों ने जिताया और जब गए तो बोला बीजेपी हटाया ना हमने, जाओ। मतलब मुसलमान का काम क्या है, ये बोलते हैं ना कि हम बीजेपी को रोकेंगे, मतलब क्या मुसलमान का यही रह गया है? तो उन्होंने ये कहा कि ये सेक्युलर पार्टियां जो है ये आपका कभी भी इसलिए नहीं करेंगी कि मालूम है कि जाओगे कहां, वोट तो यही देने वाले हो। बीजेपी आपका इसलिए नहीं करती कि बीजेपी को मालूम है तुम वोट ही नहीं दोगे। बोले जिस दिन बीजेपी को यह पता चला कि मुसलमान भी हमको वोट दे सकता है और इनको पता चला कि मुसलमान हमको ठुकरा सकता है, बोले उस दिन आपकी तकदीर बदल जाएगी। सो देयर इज एन आउटरीच हैपनिंग बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द पसमंदा मुस्लिम कम्युनिटी, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं देखिए, पसमंदा वाले जो है ना, मुझे याद है क्योंकि रन अप टू 2014 मैंने खुद ने कम से कम 250 से ज्यादा मुस्लिम ग्रुप्स को मिलाया था मोदी साहब से, और उसमें ये पसमंदा वाले आए थे, जो पसमंदा मूवमेंट चला रहे हैं ना, वो आए थे और मोदी साहब के सामने उन्होंने ये पूरा रखा था। मैं खुद मौजूद था और 1.5-2 घंटे। तो मोदी साहब ने बोला यार ये तो बड़ा, क्योंकि मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका है जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, वी नो दैट। और ये ज्यादा जो है ना, गुजरात में तो हमको ये मालूम ही नहीं था, गुजरात में वी डोंट हैव दिस पसमंदा है ना, आई नेवर न्यू। ये तो बिहार और यूपी में जब गए तो पता चला कि और कास्टिज्म इतना है, करेक्ट, हिंदुओं में भी और मुस्लिम में भी। ये मैंने वहां वरना टिल देन आई डिडंट नो। ओके, तो जब ये मैंने देखा, तो जब पता चला और उन्होंने मोदी साहब के सामने रखा, तो वो मोदी साहब को लगा कि हाँ ये है, ये तबका बहुत बड़ा है और इसको इन्हें आउटरीच होनी चाहिए। तो एटलीस्ट हाँ मैंने देखा कि अभी उन्होंने जहां भी टिकटें दी है, मतलब असेंबली नहीं, जो पंचायत या वो लोकल इलेक्शन में बहुत बड़ी तादाद में उनके लोग, और वो दे बिलोंग टू दैट सेगमेंट। उसके अलावा इनकी पार्टी में मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है। माइनॉरिटी फ्रंट जो है बीजेपी का इज मच बिगर देन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत बड़ा है उनका, और अच्छा वो अपना जो भी है वो काम करता है। उसमें भी प्रोमिनेंट पोजीशन पे उन्होंने वो मुसलमानों को रखा है। तो वो है, लेकिन जो आपने मेरे को सवाल पूछा है तो मेरा ये है, तब एक बात मैंने तय की, क्योंकि जब मैं मोदी से, जब मेरा जो शुरू हुआ और जो लोगों ने बड़ी मुखालिफत की वहां इंग्लैंड में भी, जो मेरे साथ थे उस जमाने में, जो उस तरफ साथ में थे, और सबसे पहले मुझे पकड़ा आदम पटेल ने, लॉर्ड आदम पटेल ने। लॉर्ड आदम ने बोला यार ये क्या किया तुमने? तो मैंने कहा यार देखिए आदम भाई, आप तो इंग्लैंड में रहोगे, मैं इंग्लैंड में नहीं रहूंगा कभी भी, यानी हालांकि मेरे पास वहां की रेसिडेंसी थी, परमानेंट रेसिडेंसी, जो बाद में कन्वर्ट हो सकती थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो हिंदुस्तान वापस जाने वाला हूं, मैं तो आया हूं एक काम के लिए, इसलिए मैं तो हिंदुस्तान ही में रहूंगा। और एक और बात, जब उसके बाद जब हमारी चल रही थी ये कि हो, तो एक बहुत बड़ा फंक्शन लॉर्ड आदम पटेल ने ब्लैकबर्न में रखा था ये गुजरात के खिलाफ, और उसमें जैक स्ट्रॉ भी थे, लॉर्ड आदम भी थे। वहां किसी ने आके कहा
कि हमको ये मामले को यूएन में लेके जाना चाहिए। मैं वहां खड़ा हुआ और मैंने कहा नहीं, बिल्कुल यूएन में नहीं, हमने ये गलती की जो भी, लेकिन मैं इसको, ये मोदी से लड़ाई मेरी है और हम मोदी के साथ बैठ कर निपटाएंगे। मैंने कहा मुझे बार वाला नहीं चाहिए, ये मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहा इन फ्रंट ऑफ जैक स्ट्रॉ, Right. कि ये हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। So let's come back to this idea that you call of political destination. नहीं, तो अब मैं ये, तब ये जब लॉर्ड आदम ने मुझे कहा जी। कि यार तो मैंने कहा यार आदम भाई आप मुझे एक बात बताओ, मसला गुजरात का है जी, तो मैं नरेंद्र मोदी से बात नहीं करूं तो मैं किससे तो क्या मैं हसीना वाजेद से करूं या परवेज मुशर्रफ से करूं? मैंने कहा हिंदुस्तान में तो आप वाजपेयी से भी नहीं कर, जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने बोला यार आप मुझे बताओ, मैं मोदी से बात नहीं करूं तो किससे करूंगा? मैंने कहा वो छोड़िए, अभी ये लड़ाई चल रही है, तब ये इंतिफादा चल रहा था, तो मैंने बोला यार जब पेरेस वॉज द, तो मैंने बोला ये फलस्तीनियों को बैठना किसके साथ पड़ेगा? क्या किंग अब्दुल्ला के साथ बैठेंगे कि पेरेस के साथ बैठना पड़ेगा? मैंने कहा यार ये कैसी बात है? मैंने कहा मैं तो इसलिए कि मुझे मसला हल करना है, राइट, मुझे कोई हीरो बनना नहीं। तो आज के टाइम when you say that there's a kind of political irrelevance of the Indian Muslim, तो चारा क्या है? You are in education, you have spoken a lot about education and economic achievement. Is that possible in a माहौल जहां पे आप खुद as a Modi supporter are saying the Muslim has become politically irrelevant? बिल्कुल, बताइए। देखिए कि मुसलमान को अब क्या करना चाहिए। फर्स्टली ये मोनोलिथ्स तो है नहीं मुस्लिम, नहीं वो नहीं है, ये कहना जरूरी है कि देयर इज नो इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल एंटिटी। नहीं बिल्कुल नहीं है भाई। मैंने कभी, मैं जब अब पूरे हिंदुस्तान में थैंक्स टू दिस तालीम अत्तर बेटा आई विजिटेड 65 सिटीज, बिल्कुल गुजरात का जो मुसलमान सोचता है ना बंगाल का बिल्कुल ऑपोजिट सोचता है। राइट, आसाम में विल बी सरप्राइज, मैं आसाम में काफी रहा गया अलग अलग जगहों पर, वहां मुझे पता चला कि आसामी मुसलमान है ना, जो भाई मुसलमान बोलते हैं ना आप, तो आसामी मुसलमान और वहां के जो बंगाली ओरिजिन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल अलग है उनकी, बल्कि वो है रहते भी अलग है, पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि ये मैंने ये सबसे पहले मैंने इंग्लैंड में देखा। इंग्लैंड में जो है ना, जो एक्सपैट्स कौन है, एक तो हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी में कौन है? गुजराती है बड़ी तादाद में। गुजराती में हिंदू है, गुजराती मुसलमान है। सेकंड पाकिस्तानी है, पंजाबी है। अच्छा, एक तबका हमारा सिखों का भी है और बंगाली है। यू वोंट बिलीव बरखा, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, जहां हिंदू गुजराती है ना वहीं मुसलमान गुजराती रहता है। आपको जहां पाकिस्तानी रहते हैं ना वहां आपको कोई गुजराती मुसलमान नहीं दिखेगा। यू टेक साउथ हॉल, एयरपोर्ट से जैसे बाहर निकलते वो प्रीडोमिनेंटली पंजाबी, तो वहां कौन है मालूम है? वहां पाकिस्तानी मुसलमान है और सिख रहते हैं साथ में, वहां एक गुजराती नहीं मिलेगा। तो रिलीजन ठीक है, लेकिन उसके बाद तो कल्चर, लैंग्वेज वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो मैंने पूरे हिंदुस्तान में है, तो इसलिए मोनोलिथ तो है ही नहीं मुसलमान, उसकी सोच बिल्कुल अलग है। बट कमिंग टू व्हाट मुस्लिम शुड डू, आई थिंक सी मुस्लिम शुड सी वोट जिसको देना है दो, डोंट बोलते हैं ना वो जो एक फायरिंग रेंज में दर देते हैं मुसलमानों को, कि जैसे बीजेपी को हराने का ठेका तो मुसलमान ने लिया है। भाई क्यों लेते हो तुम? मैं अभी एक जगह पे था, तालीम और तरबियत का प्रोग्राम कर रहा था इलाहाबाद में, तो वहां लोग आए, मैं बोला भाई क्या कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने 5,000 करोड़ दिए तुमको? यार मुफ्त में क्यों कंधे देते हो सबको? अरे भाई ये लड़ाई उनकी है, वो लड़े, ये समाजवादी की बीजेपी के सामने, कांग्रेस की उनके सामने, तुम क्यों आते हो बीच में? ये अच्छा है कि मुफ्त में कंधे देते हो, ये कंधे देना बंद करो, जो आए आए। हमारा काम ये होना चाहिए कि जिसकी हुकूमत है उनसे हम ताल्लुक जोड़ें और अपने काम करें। और हां, वोट दो, लेकिन बंद कमरे में किसको देते हो ना वो दो। डोंट मेक अ शो ऑफ इट के हम बीजेपी को हराने के लिए आए या उसको जिताने के लिए। डोंट डू दैट। दो, इट इज योर फंडामेंटल राइट, but keep quiet. Don't come in the firing range. But let's talk a little bit about some flashpoint issues. Namaz in public spaces. ये एक flashpoint issue है. हाल ही में we saw a horrible video of a policeman kicking a man who was offering prayers. Uniform civil code पे debate चल रही है. Ayodhya was resolved by the Supreme Court. अब Gyan Vapi is in court. Mathura is in court. तो ये कुछ flashpoint issues हैं. How do you see these issues? Let's go one by one. Namaz in public space. See, namaz for example. See, हमारा प्रॉब्लम एक तो यस जो पुलिस वाले ने किया
was And I should say that you were involved in getting help Yeah. for the international students who were giving namaz in Gujarat University in Ahmedabad. आपने मुझे ये भी कहा कि जब तक आपने दिल्ली फोन नहीं किया, स्टेट पुलिस नहीं इंटरवीन कर रही। मतलब मेरा कहने का वही जो था अर्लियर मैंने कहा कि यू एंगेज विद द That's गवर्नमेंट ऑफ द right. डे। That's right. जैसे एंगेज थे भाई, आज हम गाली दे के तो नहीं, अब एंगेज किया तो फौरन किया उन्होंने, जी किया जी। और सर खुजालते हैं 5 लोगों को गिरफ्तार किया जी। जो कभी नहीं हो सकता था। जी। सी जो नमाज का जो आपने जी। बात की, बिल्कुल वो जो पुलिसमैन ने जो लाते मारी बिल्कुल घिनौनी है, मतलब इट डजंट बिफिट अ But सिविल people rose in protest against his suspension. वो तबका भी था। वो भी तबका है, वो है एक तबका वो है, लेकिन वो पुलिस वाले ने जो किया बिल्कुल घिनौनी हरकत है। जी। मतलब ठीक है, अगर कानून भी तोड़ा तो आप उसको इस तरह से नहीं कर सकते Correct. वो, लेकिन हमारा भी एक मसला है, क्योंकि मैं ऐसी 2 मस्जिदों से मेरा ताल्लुक है कि जहां पर इतने लोग आ जाते थे कि सड़क पे या फुटपाथ पे आ जाते थे। हमने बोला नहीं, ये नहीं होगा। एक बॉम्बे की मस्जिद है और एक मेरे अहमदाबाद में। हमने क्या किया, हमारे इस्लाम में जब आपके पास उसका सोल्यूशन है तो क्यों नहीं करते। हमने क्या कर दिया मालूम है, बॉम्बे में वो कोलाबा में एक मस्जिद में होता था किसी जमाने में, अगर आपको याद हो। आज 20 साल से बिल्कुल नहीं है। क्या कर दिया मालूम है, 5 नमाजें कर दी, एक 1 बजे, एक 20, एक 40, 2 बजे, खत्म। भाई एक आदमी को भी नहीं, भाई नहीं। वहां मस्जिद वाले अपने गार्ड रखते हैं कि फुटपाथ पे नहीं, कहीं भी नहीं पढ़ने की, रुको भाई। यहां हमने अपनी मस्जिद में अहमदाबाद के अंदर हमने 2 नमाजें कर दी कि भाई 2-3 नमाजें कर दो, क्या जरूरत है। और देखिए इस्लाम जो है बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता कि आप अपनी इबादत इस तरह से करो कि किसी को तकलीफ हो। आई कोट द हदीस, इसलिए मैं बात जब करता हूं तो मैं हदीस में प्रॉफिट की कोट है, मस्जिद इज अ प्लेस फॉर वर्शिप, मस्जिद इज नॉट, मॉस्क इज नॉट अ प्लेस टू स्लीप। Yes. There was a person sleeping in the mosque and somebody was reading Quran loudly and praying namaz. Prophet came and told him, ahista se, slow down your volume, don't disturb him in his sleep. Now mosque is not a place to sleep, but since somebody is sleeping, don't disturb his sleep. You keep quiet or do it in a very silent mode. So I think the solution is there and I think they have done it. Those people, there was no need for them to pray on the road. There's no need. So I think we need to. But for example, what happened in Gujarat University, वो उनका designated space था to offer बिल्कुल, namaz. बिल्कुल. Yeah, I said this. You said I it. said this. के और फिर and this prayer is going on for 25 years. Yes. About 20 years back, I used to lead the prayer there. 25 years back. Right. Or I'll tell you what, and I said on your show कि you are basically enemies of Modi because आपने कहा है मुसलमान के नहीं, आप मुल्क के दुश्मन। बिल्कुल, क्यों यार आप मुझे बताओ कि ये अभी है ना, बीच में कम हो गया था। अभी ऑल ओवर इंडिया अगर आप जाएंगे ना तो बड़ी तादाद में फॉरेन स्टूडेंट्स यहां पढ़ने आते हैं, और खास तौर से आप देखिए CIS कंट्रीज के आ रहे हैं। आप मुझे बताइए उसके लिए रशिया जाना ज्यादा इजी है कि इंडिया आना? इंडिया आ रहा है। अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं, अफगानिस्तान, दे कुड हैव गॉन टू पाकिस्तान, दे कुड हैव गॉन टू ईरान, दे आर कमिंग टू इंडिया। सो दिस इज एक्चुअली द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। Yeah. एंड यूर एंड दिस इज वर्क ऑफ मिस्टर मोदी। ICCR जो है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ वो जो कल्चरल एंड रिसर्च, उनकी मेहनत है, उसकी वजह से तो तुम जिनको लेके आते हो। सो what are you projecting to the world? So basically, and there are such elements. There are, and they were always there. See, such elements were always there. They were there in 85. But are they being stopped? But I'll tell you what. Problem क्या हो जाता है, क्या है कि अब जो है ना वो एक्स्ट्रापोलेट हो गया सोशल मीडिया, और अब you are on Twitter and आप जितनी घिनौनी हरकत या घिनौने काम करो तो उस पर आपको रीट्वीट मिलती है, लाइक मिलती है। Correct. अकल की बात करो तो नहीं मिलती। तो ये बेचारे जो है ना ये समझते हैं कि हम हीरो बन जाएंगे, इससे हमको हमारी वो हो जाएगी, कुछ एक आध को मिल जाती है तो ये दे थिंक कि ये रास्ते से मिलेगी नहीं भाई, कुछ नहीं मिलता, अंदर हो गए। तो है इस तरह से होगा। बट नाउ व्हेन यू रेज अबाउट ज्ञान व्यापी एंड Yes. And I want to say that in Ayodhya, you are actually on record saying कि वो जो मस्जिद जो सुप्रीम कोर्ट ने लैंड अलॉट किया है for 5 acres of land for the mosque to come
इन lieu ऑफ बाबरी मस्जिद, जहां पे बाबरी मस्जिद कहते थे वहां आज राम मंदिर है और एक मस्जिद बननी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, यू आर अगेंस्ट दैट मस्जिद? Yeah, I am. Why? Because see, I was part of that which were fighting for the mosque. इसलिए कोई मेरे ऊपर तो वो कर नहीं सकता. 2010 में जब जजमेंट आया, 2010 में जो वन थर्ड, तो तब मैंने बहुत सारे अक्लमंद मुसलमानों को बोला कि वी शुड टेक अ बैक सीट. नो कोर्ट इन द कंट्री, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया जिसमें उन्होंने वो जो गर्भगृह तो उनको दिया था, एक उनको दिया था, और आउटस्कर्ट जो क्या बोलते हैं बाहर का जो हिस्सा था वो मुसलमानों को दिया था. मतलब वहां तो मस्जिद बनने का कोई स्कोप ही नहीं था. जी. मैंने उस वक्त ये कहा था कि दो भाइयों का भी झगड़ा होता है ना, मैं रहा हूं, आई हैव सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिटवीन द ब्रदर्स. फैक्ट्री में एक बहुत रिसेंटली में था, तो एक भाई को मैंने बोला यार देखो तुम यहीं दीवार बनाओगे नहीं तो लड़ाई रहेगी, बेहतर है कि यार यहां से छोड़ के चले जाओ. मतलब वहीं बोला नहीं मेरे को आधा चाहिए. मैंने मेरे अंकल ही थे और मैं तो उनसे छोटा हूं 30 साल. मैंने बोला यार मत, तुम्हारी लड़ाई रोज होगी, क्योंकि अब भाई ठीक है तो आधे के तुम पैसे ले लो एंड यू गो अबाउट अ किलोमीटर अवे, प्यार मोहब्बत रहेगा. वहीं बनाने का तो मैंने उसको एक्स्ट्रापोलेट करा कि यहीं मस्जिद रखने का कोई तुक नहीं है, और अब दुनिया की कोई कोर्ट इससे बेहतर जजमेंट आपको नहीं देगी. Nobody is going to improve. So better we should withdraw or whatever. I'm not saying this, but I feel this. This is writing on the wall. Anyway, हुआ. बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आ गया तो आई सेड ठीक है यार, अब कोर्ट ने जो तय किया होता है हमारे फेवर में, ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट एंड फिनिश. रही बात मस्जिद लेने की, कोई तुक ही नहीं था. क्यों नहीं चाहिए? तो मैंने ये कहा आगे कि मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता, मैं बोलता भाई मुझे यहां 5 एकड़ नहीं चाहिए, आप एक काम करो मुझे लखनऊ शहर में 5 एकड़ में स्कूल बना के दे दो, मस्जिद नहीं चाहिए हमको. मैंने बोला यार मस्जिद में कौन आने वाला है वहां, जिसके 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई मुसलमान नहीं है. व्हाट डू वी वांट एंड व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी. तो एंड आई स्पोक टू दैट जो वकफ, जो सुन्नी वकफ बोर्ड का जो एक है, नाम मैं नहीं लेता, मैंने बोला यार कौन सी बेवकूफी है ये. मतलब मैं आपकी जगह पे होता, बोलता भाई नीचे ही यहां जमीन हमको है, आप एक काम करो लखनऊ में स्कूल बना के दो. मैंने कहा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मस्जिद है कि स्कूल है? वो तो भाई छोड़ दो ना, वो तो हो गया, फिनिश. वहां लाके किसको हमको क्या बता. बट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाज मेंट टू एंड द डिबेट ओवर, यहाँ पे मस्जिद थी, यहाँ मंदिर थी. इवन मोहन भागवत सेज दैट यू कांट गो लुकिंग फॉर अ शिवलिंग अंडर एवरी मॉस्क. लेकिन अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज्ड है कोर्ट में. ज्ञानवापी एंड मथुरा आई हैव ऑलरेडी सेड आर नाउ अंडर ट्रायल. ये भी एक सजेशन कुछ लोगों का है ऑन द राइट विंग कि हिंदू मुस्लिम्स देमसेल्व्स शुड अग्री ऑन अ फ्यू प्लेसेस, ताकि ये मसला, नहीं तो हर कुछ महीने कोर्ट में ये वापस जाएगा. आपकी क्या राय है? देखिए मेरी राय ये है कि मैं अभी बीच में बनारस गया था, हमने प्रोग्राम किया था तालीम और तरबियत का जौनपुर में. जी. बनारस में भी किया हमने, 2 मरतबा प्रोग्राम किया, BHU में किया था हमने. तो मैं जब वहां था तो जो मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं जी, मुझे जानते हैं क्योंकि मैंने पहले भी उनके साथ ये तालीम और तरबियत के प्रोग्राम किए थे. दे केम टू मी और बोले यार जफर भाई आप इसमें कुछ इन्वॉल्व हो, जब ये चल रहा था केस. तो मैंने बोला यार देखो, मैंने उनको कहा कि मेरे नजदीक ठीक है, ये इसको है ना सिर्फ आप लीगल इश्यू बना के रखो, बस इसको हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला मत बनाओ. भाई तुम्हारा मसला है, हाँ लीगल राइट है, हमारी इस मुल्क ने मुझे जो राइट दिया है, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट जो भी है, डोंट कन्फाइन इट टू दैट, डोंट क्रिएट दिस इश्यू ऑफ हिंदू वर्सेस मुस्लिम प्लीज. मैंने कहा इसके रैमिफिकेशन जो है ना वो बहुत खतरनाक होंगे. मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं असर होगा, मेरे को नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा. मैंने कहा इसके रेमिफिकेशन कहां होते हैं जिनका बेचारों को कुछ पता नहीं है, क्या क्या होता है हमने देखा है. तो मैंने कहा इसको, फिर मैंने बोला, तो बोले क्या फिर, तो मैंने बोला देखो मेरे लिए अभी इश्यू है ना मुसलमानों का तालीम है, मैं तो अभी घोड़े के चश्मे पहनकर मुझे और कुछ नहीं दिखता. तो मैंने बोला एक काम करो तुमको फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट और कारोबार कैसे करना उसका अगर प्रोग्राम करना है तो मैं आपके बच्चों के लिए 2 वर्कशॉप करने के लिए तैयार हूं. लेकिन इसमें लीगल है, आप भाई आपका राइट है, ओनली मेक इट दैट, डोंट क्रिएट मोर देन दैट. एंड ऑल्सो आई सेड कि भाई तुम जो है ना आपस में बैठ जाओ इनके साथ,
और तय करो, क्योंकि Would you prefer a mediation? मीडिया में हम आपस में बैठ के Right. क्योंकि और फिर मैंने कहा देखो जो मीडिएशन जो होता है ना, या जो भी आपस में जो बोलते हैं ना, हम एक वो करते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, जी। वो हमेशा स्टेटेड पोजीशन पे नहीं होता, देयर इज सम गिव एंड टेक। Yeah. तो ठीक है, इसको इन्हें, और मेरे नजदीक ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। मेरे नजदीक अभी इश्यू है कि मुसलमान तालीम याफ्ता हो जाए, हाईली एजुकेटेड हो जाए, वो उसका रिप्रेजेंटेशन आए, वो जिस दिन हुआ तो मैं समझता हूं एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। तालीम की बात करें तो उस पे भी वी हैव नॉट बीन विदाउट डिबेट ओवर द हिजाब, फॉर एग्जांपल इन कर्नाटका। बीजेपी की सरकार की कोई और पॉलिसी थी, अब कांग्रेस की प्रदेश की सरकार है, दे हैव अनदर पॉलिसी। एज अ फेमिनिस्ट आई हैव a very complex set of issues when it comes to women and religion, but main issue should be education, right? I may not agree with any religious orthodoxy which has one set of rules for women and one set of rules for men, but I want girls to be educated. ये जो इशू है, आप तालीम में है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सुनिए, इट वॉज, ये जब कर्नाटक का जब हुआ, वो स्कूल, एक स्कूल में हुआ था ना जी, और वो स्कूल गर्ल्स स्कूल थी जहां ये हुआ था, ठीक है। तो आई somehow got the number of one of the parents. I called them and I told them that देखो इसको है ना बहुत बड़ा मसला मत बनाओ, don't create this as an issue. आप स्कूल के लेवल पे इसको सेटल करो, स्कूल के लेवल पे। I'll tell you about myself because charity begins at home. मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि मेरे साथ हुआ। मैं जब इंग्लैंड से वापस आया तो मेरे बच्चे तो GCSE और वो उसमें थे, O लेवल्स में, तो बॉम्बे में एक ही स्कूल थी, पोदार इंटरनेशनल स्कूल, वहां मेरे तीनों बच्चों का एडमिशन मिल गया। मेरी डॉटर जो थी 2005-06 में, शी वॉज इन ईयर 10। अच्छा, मैं खुद रिलीजियस हूं, अच्छा, लेकिन मैंने मेरी वाइफ को कभी नहीं बोला कि तुम बुर्का पहनोगे, क्या करो, जो करना है। मेरी डॉटर को भी वो अपने ओन पे, शी वॉज वेयरिंग हिजाब। माई डॉटर, शी वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल इन नॉटिंगहम, ओके, यस, ओके, बट शी वॉज वेयरिंग हिजाब एंड शी वॉज वेयरिंग स्कर्ट के नीचे पैंट पहनती थी। तो यहाँ एडमिशन जब हो गया तीनों बच्चों का, तो बाद में मैंने तो बोला कि भाई वो हिजाब, तो वो जो उनके जो चीफ कोऑर्डिनेटर, बोला नहीं ये तो नहीं हो सकता, यहाँ हिजाब इज नॉट अलाउड और स्कर्ट इज कंपलसरी। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले नहीं, ये अगर आपको करना है तो यू हैव टू टॉक टू द मैनेजमेंट। तो पोदार फैमिली चलाती थी, स्कूल चलाती है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करना चाहता हूँ। सी दिस इज द वे हाउ इट वाज सॉल्व्ड विद इन नो टाइम। सो यू सॉल्व इट टेबल पे बैठ के आर पार। हाँ, तो जब मैंने उनको बोला, तो जब आए वो, मैंने खाली दो ही बातें की उनको। मैं, पोदार साहब आपकी, एंड आई स्टार्टेड विद दिस दैट सी पोदार साहब, आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस एज अ बोन ऑफ कंटेंशन। ये मेरी राइट है, नहीं, आपकी स्कूल है, आप अगर नहीं मानेंगे तो मैं अपनी बच्ची को और मैं को इसको, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ ह्यू एंड क्राई अबाउट दैट, बट यू लिसन टू मी, आई हैव गॉट 2 थिंग्स टू आस्क यू। हो सकता है आपके नजदीक ये हिजाब और पैंट पहनना इज एन एग्जैजरेशन, यू नो, राइट। तो मैंने इस एग्जैजरेशन से तो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन एक एग्जैजरेशन है कि जहां औरत के सारे कपड़े उतार दिए, वो भी तो है ना। तो उससे आप, वो तो है ना कि नहीं सुनिए, वो उस पे हम किसी और बहस करेंगे, नहीं, मुझे लगता है कि औरतों को हाइपर सेक्सुअलाइजेशन एक मैंने खाली इतना ही बोला ना, तो उन्होंने ये बोला अपने प्रिंसिपल से कि यार जफर साहब की बात में क्या गलती है। ही इमीडिएटली सेड, हाँ, बोला बिल्कुल हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा कि देखो इसको यहां बनाओ, और हाँ, मैंने कहा देखो अगर तुम इसको मसला बनाओगे ना तो लोग हाईजैक करेंगे, राइट, उधर वो भी आएंगे और इधर वाले भी आएंगे और तुम तो साइड पे रह जाओगे जी। और वही हुआ, और यही चीज हमने गुजरात में की। अब मैं, आई एम कमिंग टू दैट। गुजरात में बीजेपी की हुकूमत है, आपको पता है जितने हिजाब वाली लड़कियां गुजरात में है ना, इतने शायद ही हिंदुस्तान के किसी शहर में होंगी। कभी आपने सुना कि हिजाब का प्रॉब्लम है? no. बल्कि अभी 15 दिन पहले एक स्कूल के अंदर एसएससी एग्जाम में भरूच में वो जो इन्विजिलेटर थी उसने हिजाब वाली लड़कियों को बाहर निकाला। गुजरात गवर्नमेंट सस्पेंडेड दैट लेडी कि व्हेन वी हैव नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनीथिंग, व्हाटएवर शी कैन वेयर और शी मे वेयर। तो बोलते ना कई मर्तबा, यू हैव टू not let it happen as an issue, as a political issue. Don't try. Otherwise there are people this side and this side who want to, बोलते ना अपनी रोटी सेकनी है, तवा गरम है। Don't let that happen. Okay, let's end with asking you that suppose tomorrow you had another 2.5 hours with the Prime Minister, you were sitting with him like you once sat in London. आज आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको
जो पहले भी बोला था, तब भी बोला था, और ये वो नहीं, उसके बाद तो हमारी सीरीज होती रही, बातचीत होती रही, भी बन रहे उनके बहुत सारे लोगों से। मैं अभी भी यही बोलूंगा उनसे कि, और जब मैंने बोला था कि, और वो सलीम साहब भी थे तब, एक चीज बोली थी सलीम खान ने, सलमान खान फादर ने, कि खुदा के वास्ते ये आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने किसी मुसलमान को मत देना। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो कुछ करेगा नहीं, तुम कोई कॉम्पिटेंट आदमी को देना। अच्छा, जो जैसे हज कमेटी फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा बोलता हूँ यार, उसके लिए वक्फ बोर्ड में यू डोंट नीड अ मुस्लिम, यू नीड समबडी हु नोज टू मैनेज एसेट्स। हज कमेटी में यू नीड समबडी हु नोज ट्रैवल एंड टूर। तो आप कोई हिंदू एक्सपर्ट हो ना, उसको रखो। फिर मैंने उनको एक हदीस भी सुनाई कि प्रॉफिट की हदीस है कि माहिरीन से मशवरा लो। ये नहीं कहा मुसलमान से लो, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। तो खुदा के वास्ते आप मुसलमान को नहीं, एक्सपर्ट को लाओ। तो मैं जो बोलता हूं, उनको तब बोला था, आज भी बोलूंगा कि भाई हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यू गिव अस अ लेवल प्लेइंग फील्ड and see that discrimination doesn't happen. That's all. And for the Muslim community, your message would be what? My message to the Muslim community is that don't become political football for anybody. Don't make issues. There are enough people to hijack your issues, and we have seen what happened in Shaheen Bagh. Yeah. You were there, कंधा आपका, लोगों ने अपना काम किया, तुम्हारे लोग जेल में हैं, और आज जो जेल में उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। यही होगा। तो बार बार गलती मत करो, और गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है उसके साथ यू रिमेन इन डायलॉग। एंड सेकेंड, क्रिएट अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग विद द नॉन मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री। उनकी शादी ब्याह में जाना, उनकी मौत मैयत में जाना, भाई ठीक है, मजहब रिलीजन मेरा घर पे है, लेकिन उसके बाद हम हिंदुस्तानी है। तो क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर अगेन। जफर सरेशवाला, आई थिंक आपको किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि कहानियां आपके पास बहुत हैं, समय हमारे पास कम है, लेकिन बहुत मजा आया बातचीत करके। थैंक यू सो मच जफर भाई। माय प्लेजर।